हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आपने अपने हिंदी के एग्जाम की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रखी होगी। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, तो वही आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। हिंदी का लास्ट मिनट रिवीजन, जो कि आपको ना बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आपको जितना भी सिलेबस है उसको एक बार में हम लोग रिवाइज कर लेंगे, तो पूरा जरूर से देख लेना, चाहे से 2 टाइम्स पर देखना, पर कंप्लीटली आपको देखना है, क्योंकि एक भी चीज आपके मिस नहीं हुई है। सो कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगी। तो सबसे पहली टिप जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल वो है कि पेपर विल बी इजी, डोंट वरी, चिंता ना करो यार, पेपर बहुत ही ज्यादा आसान आएगा। इंग्लिश से भी आसान पेपर आने वाला है, तो चिंता करनी ही नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आएगा। जो पढ़ा है वही आएगा, और अभी हम लोग तो पढ़ भी लेंगे, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। फिर इसके बाद में अगला है कि भैया कौन सा सेक्शन पहले करना है। जो भी आपको ठीक लगे वो सेक्शन कर लेना। मैं तो आपको कहूंगा कि राइटिंग पहले करना, फिर उसके बाद में लिटरेचर, फिर उसके बाद में आपको रीडिंग करना है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि आपको है ना सबसे जो जरूरी है वो ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। टीचर को नंबर काटने के मौका नहीं देना। स्पेलिंग जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सही ढंग से लिखना, क्योंकि हिंदी के अंदर अशुद्धियों के ही नंबर काटते हैं, जो कि आप लोगों के नहीं कटोगे। आप लोग है ना ऐसे वर्ड लिखना जो कि आपको पता हो। फिर इसके बाद में अगला आता है कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ करके आना है। अगर नहीं आ रहा तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख करके आ जाओ, बस खाली नहीं छोड़ना है। और फिर इसके बाद में अगला आता है कि मार्क इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आपको इसके अंदर हाईलाइट कर देना है। जैसे कि उस चैप्टर के अंदर किसी का नाम है या फिर कुछ ऐसी चीज पता है कि जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको आपको हाईलाइट कर देना। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि आप इस वीडियो को है ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विज्ञापन। अब देखिए, ये जो विज्ञापन है ये एक स्टूडेंट की नोटबुक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि हमें एग्जाम के अंदर लिखना कैसे, तो ऐसे लिखना है। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, पेंसिल से एक बॉक्स ड्रॉ करना है। फिर सेकंड आपको पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट में आपको करना होगा हस्तकला परिदर्शनी। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली हाथ से बनी हुई जो चीजें होती है उनका परिदर्शन है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आप कोई भी, आप मान लो कि कोई शेल है, उसके लिए महासेल आप लिख सकते हो। फिर ऐसे जो भी टॉपिक है उसको आपको स्टार्टिंग में सबसे बड़े फॉन्ट में आपको लिखना है। देन फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना होगा, देन फिर इसके बाद में जैसे कि बबल्स फॉर्म कर रखे ना, इनमें आपको उसके फीचर्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि वार्षिकोत्सव पर एक विशेष कार्यक्रम, एक विशेष कार्यक्रम है। फिर उसके बाद में विद्यार्थियों की लगन, मेहनत से निर्मित हस्तकला की वस्तुएं हैं, और उसी के साथ में विद्यालय में पहली बार हो रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे कि आपको लग रहा है कि भैया ड्राइंग क्या ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल सा इसके अंदर हस्तकला था, तो यहाँ पर उसने कुछ भी नया नहीं किया। यहाँ पर देखो कि एक छोटा सा घर बना दिया, एक छोटा सा गमला बना दिया, एक छोटी सी तितली बना दी। तो ऐसे कोई भी शेप, अगर मान लो कि पेन पेंसिल का है तो आप छोटी सी पेंसिल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से इरेजर वगैरह को ड्रॉ करके अच्छा आप बना सकते हो। अगर सेल का है तो आप ऐसे कपड़े ड्रॉ कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग तो ड्रॉ करना ही है। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है उसके फीचर्स। अब देखिए उसके फीचर में आपको क्या क्या लिखना होगा। सबसे पहले तो तारीख का ध्यान में रखिए, तारीख आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि इसके अंदर तारीख आपको बता देना है कि सेल कहां से लेकर के कहां तक है। फिर सेकंड पॉइंट है कि अद्भुत चीजें देखने आए विद्यालय के सभा हॉल में, कहां पर है। दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक तो रहेगा यहां पे डेट और दूसरा रहेगा यहां पर प्लेस, ठीक है। ये दोनों आपको उसमें इंक्लूड करना है। और अगर कोई दुकान है या फिर कोई आप एक ऐसी चीज के लिए कर रहे हो जिसका कि एड्रेस होता है, तो उसके लिए आपको एड्रेस नीचे ही नीचे मेंशन करना है। ये एक लाइन के अंदर, ये नीचे वाली जो लाइन है ये ड्रॉ करना, और यहां पर आपको लिखना होगा पता। और फिर इसके बाद में यहां पर आपको लिखना होगा मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर का जो फॉर्मेट पूरे पेपर में यही रखना, जैसे कि 9653, और फिर उसके बाद में XXXXX। ये होता है कि आप है ना मोबाइल नंबर डिफाइन नहीं कर रहे हो, यही फॉर्मेट माना जाएगा। अगर मान लो कि कोई शॉप है उसके केस के अंदर आपको ये करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको इसमें इंक्लूड करना है, जैसे कि ये तो क्या है, ये है एक तरीके से हमारे पास में आप बोल सकते हो कि परिदर्शनी है, तो इसका टाइम भी है। टाइम भी आपको लिख देना है कि 9 बजे से 11 बजे तक है। देखना बिल्कुल मुफ्त है। अगर मान लो कि कोई ऑफर लगाना चाहते हो, जैसे कि सेल के बारे में, तो ऐसे करके ऑफर बना देना, बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसे आपको बना देना। समझ गए, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। छोटी सी एक ड्राइंग ड्रॉ कर देना, बस थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे ने ड्राइंग ड्रॉ किए, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद में जो आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में औपचारिक पत्र। देखिए औपचारिक पत्र के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है यहाँ पर कि संपादक वाला, जैसे कि लेटर एडिटर इंग्लिश में होता है वैसे हिंदी में भी। तो यहाँ पर आपको लिखना है नव भारत टाइम्स के मुख्य संपादक को आपको पत्र लिखना है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपको सुझाव देने हैं। तो आप पेपर के अंदर बैठे हो, तो इसीलिए जो आपका एड्रेस हो जाएगा, इसके अंदर सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास में सेंडर का एड्रेस। तो यहाँ पर सेंडर कौन है, आप, और आप कहां पर बैठे हो, वो बैठे हो आप परीक्षा हॉल के अंदर। तो आपका एड्रेस हो जाएगा इस केस के अंदर परीक्षा भवन दिल्ली, और ये पिन कोड लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, पिन कोड दोनों जगह पे काट देना, ठीक है। जो आपने सेंडर एड्रेस लिख दिया,
फिर इसके बाद में आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, यहां पर एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे डेट। ठीक है, डेट का फॉर्मेट यहां पर दिया हुआ है मार्च 16 2017, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप है ना सही ढंग से, अभी लेटेस्ट फॉर्मेट जो है वो है 19 मार्च, जो कि मेरे बर्थडे डेट भी है 2023, या फिर आप इसको XX फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में एक लाइन का आपको स्पेस छोड़ना है। फिर इसके बाद में रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस के अंदर कौन है, वो है संपादक। तो संपादक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, संपादक के लिए हम लोग लिखेंगे, ये आप लिखेंगे इसके अंदर कि संपादक नव भारत टाइम्स, और फिर उसके बाद में बहादुर जफर मार्ग नई दिल्ली। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आएगा कि भैया वो सेवा में लिखते हैं ना, तो सेवा में लिखते थे पहले, वो पुराना फॉर्मेट था, अभी नहीं लिखते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर आपको ध्यान में दो बातें रखनी, एक तो उसका पद आप लिखेंगे और फिर उसके बाद में उसका विभाग लिखेंगे। जैसे यहां पर पद क्या है, पद है उसका संपादक, और फिर उसके बाद में कौन से में है, वो है यहां पर नव भारत टाइम्स उसका नाम हो गया। फिर इसके बाद में एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, इन सभी के अंदर एक एक लाइन का स्पेस छोड़ के अच्छे से खुला खुला लिखना है। इसमें आप लिखेंगे विषय क्या है, विषय है सड़क दुर्घटना को रोकने के सुझाव। अब इसमें आप स्टार्टिंग करेंगे महोदय से। ठीक है, महोदय से आपने स्टार्टिंग करी, और ये जो पहली लाइन है ना, इसको यहां से याद करके चले जाओ। आपको लिखना है, पहली लाइन को कॉपी कर लेना, यहां से कॉपी कर लो कि मैं आपको प्रतिष्ठित तथा लोक दैनिक पत्र का नियमित पाठक हूं। सिंपल सा आपने सबसे पहले बता दिया कि भैया आपका जो पेपर है उसको मैं कंटिन्यू पढ़ता रहता हूं और एक नियमित पाठक हूं, ये आपको इंक्लूड करनी है पहली लाइन। फिर उसके बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, और फिर इसी तरीके से आपको सिंपल सा ये पूरे पूरे दोनों पैराग्राफ को लिखना है। फिर लास्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे, लास्ट के अंदर आपको लिखना है स धन्यवाद भव दिए क ख ग। अगर आपका नाम नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरीके से इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अब यही फॉर्मेट आपका फॉलो होगा अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र के अंदर क्या है कि यहां पर आपको मोटरसाइकिल सुविधा के लिए तेज चलाना कर्तव्य दिखाने के लिए नहीं, यह समझाते हुए अपने छोटे भाई को आपको एक पत्र लिखना है। तो अभी आप कहां हैं, आपका एड्रेस यहां पर आ जाएगा। सबसे पहले सेंटर एड्रेस में परीक्षा भवन न्यू दिल्ली, ये दो लाइन के अंदर आएगा, परीक्षा भवन नीचे फिर न्यू दिल्ली। फिर इसके बाद में डेट का फॉर्मेट ये एकदम से सही है 7 जुलाई 20XX, और फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है, वो लिखना है यहां पे प्रिय छोटे भाई करण। ठीक है, अब आप जब कोई छोटे को लिख रहे हो तो आप उसको बोलोगे शुभाशीष, अगर आप बड़े को लिख रहे हैं तो आप उनको बोलेंगे नमस्कार। ठीक है, क्या बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे नमस्कार, नमस्ते, या फिर पैर लगना, जो भी हमारे संस्कार होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना। आप तो सिंपल सा नमस्कार लिख देना। फिर उसके बाद में आपको जो अपना स्टार्टिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि मैं स्वयं सकुशल रहकर आशा करता हूं कि तुम भी सकुशल होंगे। ठीक है, सिंपल सा आपने बोल दिया कि मैं भी खुश हूं, तुम भी खुश होंगे, ये मैं आशा करता हूं। आपको ये स्टार्टिंग लाइन यहां से कॉपी कर लेनी है। फिर इसके अंदर जब आप इसको कंप्लीट कर लें, और फिर उसके बाद में जब हमारे लेटर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट के अंदर आपको तुम्हारा बड़ा भाई लिख देना है, अगर नाम नहीं है तो आपको क ख ग लिख देना है। फिर इसके बाद में जो अगला आता है ना, वो आता है ईमेल राइटिंग। अब देखो ईमेल राइटिंग के अंदर क्या है, आपको यहां पर बोला गया है कि छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय XYZ school gmail.com को एक आपको मेल लिखना है। तो मेल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे फ्रॉम। ये एग्जैक्टली आपको ऐसा कैसा लिखना है, आपको लिखना है फ्रॉम, जो कि है mohanmycbseguide.com। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि टू किसको आप कर रहे हो, वो कर रहे हो XYZ school@gmail.com। कोई भी एड्रेस हो सकता है, अगर गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी abc@gmail.com, आप इसके अंदर कोई भी एड्रेस रैंडम लिख देना। फिर इसके बाद में CCC लिखने की जरूरत नहीं है, BCC लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आपको आ जाना है विषय के ऊपर, और सभी के बीच में एक एक लाइन का गैप छोड़ते हुए चलना है। विषय में हम लोग क्या लिखेंगे, विषय जो हमारा है यहाँ पे वो ये है कि अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध। जब आपने ये विषय लिख दिया, फिर इसके बाद में यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग फॉर्मल लेटर में करते हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य और विद्यालय का नाम और पता आपको लिख देना है। आपके विद्यालय का नाम है कि ABCD अकेडमी, और फिर उसके बाद में उस जगह का नाम लिख देना है। ठीक है, ये जैसा कि वो फॉर्मेट है वही है, बस इसके अंदर क्या अलग है, इसके अंदर एक तो डेट नहीं है और दो ईमेल आईडी, एक तो है फ्रॉम वाली और एक है यहाँ पर टू वाली ईमेल आईडी है। अब इसके अंदर आप स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट इसके अंदर स्टार्टिंग रहती है। आप इसके अंदर स्टार्टिंग करेंगे महोदय, जैसा कि आपसे विदित है कि अग्रणी मास में जल स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है, जिससे हमारा विद्यालय भी भाग ले रहा है। मतलब सिंपल सा आप इसके अंदर जो भी उससे रिलेटेड है उसको शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर लिखना है। छोटा होता है ये और अच्छे से आपको लिखना है। जब आपका ये अच्छे से लिख दोगे आप, तो लास्ट के अंदर आपको इसके अंदर लिख देना है अपना नाम आएगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सिग्नेचर की फॉर्म में आपका यहाँ पे नाम आने
वाला है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में संदेश लेखन। अब देखो संदेश लेखन दोनों तरीके के हैं, एक है शोक संदेश और एक होता है नॉर्मल संदेश। तो जो संदेश लेखन है इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको इसमें एक बॉक्स को ड्रॉ करना है। ये आउटर बॉक्स आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद में जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके स्टार्टिंग में आप लिखेंगे 26 अगस्त जो कि डेट है 20XX। पूरे पेपर के अंदर एक ही फॉर्मेट रहेगा, वो ये है कि सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद में मंथ का नाम और फिर उसके बाद में लास्ट में 20XX। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे उस टाइम, जैसे कि प्रातः सुबह 10 बजे। और आप इसके अंदर स्टार्टिंग कर रहे हैं कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे दादाजी का निधन, दिनांक जो भी डेट है उसको आपको को हो गया है और यहां पर ब्रह्मभोज दिनांक यहां पर का होने का निश्चित हुआ है। ब्रह्मभोज में उपस्थित होकर के दादाजी की आत्मा के शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें। फिर लास्ट के अंदर आपको यहां पर जो लिखना है वो ये लिखना है शोक संतप्त। मतलब शोक संतप्त का मतलब होता है कि बड़े ही दुख के साथ में, तो ये वर्ड यहां पर याद रख लो। अगर शोक संदेश आता है तो उसको यहां पर लिख देना है। फिर लास्ट के अंदर आप लिखेंगे क ख ग। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में संदेश। अब देखिए संदेश के अंदर क्या है, संदेश में भी आप सिंपल सी डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद में वहां पे टाइम लिखेंगे और लास्ट के अंदर आपको लिखना है जैसे कि यहाँ पर टीचर हैं, प्रधानाचार्य आपके प्रिंसिपल हैं, वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मेरे प्रिय छात्रों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और हमें राष्ट्रभाषा का प्रयोग करने पर गर्व अनुभव होना चाहिए और अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर यहां पर आ जाएगा प्रधानाचार्य और जो भी उनका नाम है, इस तरीके से आपको लिखना। बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय में शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक शिक्षा पद के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करते हुए स्वतंत्र आपको लेखन करना है। तो स्वतंत्र क्या होता है भैया, ये होता है हमारे पास में बायोडेटा। अब देखो बायोडेटा मतलब होता है कि आपके बेसिक डिटेल्स के बारे में ये सारा रहने वाला है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो यहां पर ये आपको दिख रहा है टेबल फॉर्म के अंदर, तो आपको टेबल फॉर्म के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल से अपनी जो डिटेल्स है उसको लिखना है यहां पर, जैसे कि टेबल के बिना लिख देना। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आपका नाम जो कि है आपका मयंक कुमार, फिर उसके बाद में आपके पिता का नाम जो कि है यहाँ पर श्री अवधेश कुमार, फिर उसके बाद में माता का नाम जो कि है यहाँ पर श्रीमती लता देवी, फिर इसके बाद में आप जन्म तिथि लिखेंगे जो कि है 17 जून 1983, फिर इसके बाद में वर्तमान पता जो कि आप लिखेंगे कि यहाँ पर 173 अमृत कॉलोनी प्रयागराज, फिर उसके बाद में स्थायी पता जो कि आपका परमानेंट एड्रेस होता है। अगर उपयुक्त है तो वही लिखना, अगर दूसरा है तो आपको एज इट इज नहीं दूसरा लिख देना है। अब देखो इसके अंदर ये ध्यान में रखना कि उपयुक्त ही लिखेंगे, इसके अंदर और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में अगला है कि दूरभाषा संख्या नंबर, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। आपको जो डिटेल्स में लिखना है वो लिखना है यहाँ पर आपको मोबाइल संख्या जो कि आप लिखेंगे कोई भी फॉर्मेट, जैसे कि मैंने आपको कहा था क्या फॉर्मेट लिखेंगे 9653 और XXXX आपको ये वाला फॉर्मेट लिखना है। फिर इसके बाद में अगले आप लिखेंगे ईमेल, ईमेल के अंदर आप कोई भी लिख सकते हैं ma....@gmail.com, ठीक है। जब ये आप लिख लें, ये बेसिक डिटेल होगी। अब इसके बाद में जो आपको नेक्स्ट लिखना है कि आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, क्योंकि आप एक टीचर बन रहे हो तो टीचर के लिए क्या क्या चाहिए, बेसिक चाहिए, एक तो 10th पास होना चाहिए और उसके साथ में 12th भी पास होना चाहिए और बेसिक एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो कोई भी 3 से 4 चीजें आपको इसके अंदर लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर कौन सी परीक्षा है उसका नाम यहाँ पर है, कौन से वर्ष में पास करी थी, कौन सी संस्था थी, कौन सा बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय था, विषय क्या थे, श्रेणी क्या थे और प्राप्तांक आपके कितने थे, ठीक है। ये आपको लिखना है। जैसे कि 10वीं थी, 10वीं के अंदर 1998 के अंदर क्या था, केंद्रीय विद्यालय से क्या था, CBSE बोर्ड था, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये सब थे और श्रेणी कैसी थी, प्रथम श्रेणी से पास हुए थे, 95% आए थे। इसी तरीके से 12वीं का ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर ये देखो, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो ना। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसके बाद में आपको लिखना है कि अन्य संबंधित योग्यताएं आपके पास में और क्या क्या आता है आपको। जैसे कि यहाँ पर है कि कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की टाइपिंग आपको आती है, उसी के साथ में पढ़ने हेतु प्रोजेक्शन निर्माण आता है, वीडियो एडिटिंग आती है, कैमरा संचालन आदि का ज्ञान है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन शिक्षण का अनुभव है, 2 वर्ष का आपको शिक्षण अनुभव है। तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हो कि आप ये बेसिकली बताने की टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, ये आपको इसमें इंक्लूड कर देना है अगर ऐसा आता है तो। और फिर इसके बाद में जो अगला है इसके अंदर आपके पास में उपलब्धियां क्या क्या है, जैसे कि कविता है, लेखक हैं, वाद विवाद है, प्रतियोगिता में अनेक आपने पुरस्कार जीत रखे हैं। ये कॉपी कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको पढ़ लो। अगर टीचर का आता है तो आपको यही कॉपी पेस्ट कर देना है।
और फिर इसके बाद में जो अगला आता है, अगले के अंदर कहा गया है कि गैर शैक्षणिक गतिविधियां जैसे कि पर्यटन का आपको शौक है, हॉबीज हैं बेसिकली कि सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। और फिर इसके बाद में जब आप ये लिख दे तो इसके बाद में आपको लास्ट के अंदर क्या लिखना है, लास्ट के अंदर आपको दिनांक लिखनी है जो कि है 22 जून 2023। फ्यूचर का लिख दिया मैंने, लेकिन आपको पास्ट का लिखना है। फिर इसके बाद में स्थान लिख देना और लास्ट के अंदर आपके हस्ताक्षर आपको कर देने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मेट रहेगा किसका, हमारा बायोडेटा का। अब इसके बाद में जो एक और चीज बचती है वो बचती है हमारी अनुच्छेद लेखन। अब देखिए अनुच्छेद लेखन के अंदर क्या है, जैसे कि मोबाइल फोन सुखद और दुखद भी। अब इसके ऊपर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि विज्ञान की अद्भुत खोज है तो आपको इसके लिए की पॉइंट्स दिए होंगे, तो इन की पॉइंट्स को आप ध्यान से देखना। जैसे कि विज्ञान की अद्भुत खोज हो गई तो इसके बारे में एक लाइन लिख देना, 2 से 3 लाइन इसके बारे में लिख देना, सभी के बारे में 2 से 3 लाइनें लिखोगे, अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फोन की बदलती दुनिया में संचार क्षेत्र में क्रांति। फिर उसके बाद में सस्ता और सुलभ साधन और इसके साथ में लाभ और हानियां आपको लिखनी। अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, अब जैसे कि स्टार्टिंग के लिए आप जो स्टार्टिंग का जो आपको इंट्रो होगा उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद में जो आपका मेन कंटेंट रहेगा उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो अब कैसा होगा, जैसे कि विज्ञान ने मानव जीवन को विविध रूपों में प्रभावित किया है, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां विज्ञान ने हस्तक्षेप ना किया हो। ये बेसिकली आपने स्टार्टिंग करी है, ये जो 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों के अंदर आपने विज्ञान के बारे में बताया कि विज्ञान ने किस तरीके से जो मनुष्य जीवन है उसको प्रभाव किया है। और फिर इसके बाद में आता है कि समय समय पर आश्चर्यजनक आविष्कारों ने मानव जीवन को बदल करके रख दिया है। और विज्ञान के इन्हीं अद्भुत खोजों में एक है मोबाइल फोन, जिसने कि मनुष्य को इतना प्रभावित हुआ है कि वह किशोर ही नहीं हर आयु वर्ग के इसका प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है। आपने सिंपल सा इंट्रो दिया है कि भैया विज्ञान से क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आपने इंट्रो दिया। तो इसी तरीके से आपको बेसिक इसके बारे में जितना भी आप इसमें एक्सप्लेन कर पाओ उतना एक्सप्लेन करना है। जितना भी आपके अंदर दिमाग में आ रहा है ना, मन में जो भी आप बोल सकते हो वो सब कुछ आपको इसके अंदर लिख देना है। और फिर लास्ट के अंदर आपको आउटरो के अंदर इस तरीके से लिख देना है। ये इसका फॉर्मेट है, ज्यादा कोई इसका फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। अब इसके बाद में कर लेते हैं हम लोग ग्रामर। तो देखो इसके अंदर आपके पास में नोट्स भी हैं और नोट्स के साथ में आपके पास में क्वेश्चंस भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका अच्छे तरीके से हिंदी का रिवीजन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाक्य की। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले जो आता है वो आता है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य है एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं जुड़ता है। मतलब सिंपल सा ये है कि जो हम लोग एक नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं जिसके अंदर की कोई भी और वगैरह नहीं होता, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास में सरल वाक्य। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर दिया गया है कि कछुए ने खरगोश को हराया, तो सिंपल है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया। फिर सेकंड है कि नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, कि नौकर था, नौकर ने काम किया और वो समय के ऊपर पूरा कर लिया। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सिंपल सा रिलेशन है कर्ता के बीच में और जो क्रिया है उसके बीच में कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य मतलब जैसे कि इंग्लिश के अंदर हम लोग एंड और ये सब जो वर्ड्स यूज में लेते हैं, वैसे अगर हम लोग हिंदी में यूज में लेते हैं तो वहां पे हो जाता है संयुक्त वाक्य। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़ जाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। मतलब सिंपल से ये कि 2 वाक्य हैं, उनको हम लोग अगर मिला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहली इसकी विशेषता यहां पे होती है कि संयुक्त वाक्य में उपवाक्य उपास में योजक में देखो कौन से वर्ड्स को यूज में लिया जाता है, ये याद रखना, या वा या फिर अथवा, इसीलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जोड़ा जाता है। ये वर्ड आपको याद रखने, कौन से वर्ड आपको इसमें देखने को मिलेंगे? अथवा, इसीलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, कथा, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर ये वर्ड आपको दिख रहे हैं तो सीधा आंख बंद करके आपको संयुक्त वाक्य बोल देना है। फिर इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट है जो कि है कि इसमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। मतलब कि सिंपल सा स्वतंत्र अर्थ होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। फिर सेकंड आता है कि इसमें प्रयुक्त उपवाक्य सामान्य स्तर के होते हैं, मतलब कि इक्वल लेवल का होता है, ये नहीं होता कि ये वाला ऊपर है ये वाला नीचे है। तो देखो अब इसका एग्जांपल यहां पर ये है कि आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा देखने जाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, तो यहां पर क्या हो रहा है कि 2 चीजों को हम लोग एक साथ मिला रहे हैं। किस वर्ड से? या वर्ड से हम लोग इसे मिला रहे हैं। फिर इसी तरीके से इसका अगला एग्जांपल है, अगले एग्जांपल के अंदर है कि मरीज फल खा लेंगे अथवा खिचड़ी से
काम चला लेंगे। अथवा, अथवा क्या है कि इन दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है और इनमें ऐसा नहीं है कि एक वर्ड सुपीरियर है या फिर एक वर्ड लोअर है। देन फिर इस मतलब कि एक सेंटेंस, सॉरी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य ध्यान से सुनिएगा। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, परंतु देखो एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होंगे लेकिन परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य होगा तो दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, तो उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहेंगे। भैया इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल बारिश होगी तो मैं आऊंगा। मतलब कि क्या हुआ कि अगर होगी मतलब कि प्रधान हो गया और दूसरा है इसके ऊपर आश्रित, कि मतलब कि इसके होने से दूसरा वाक्य होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य। जिसके अंदर की दो वाक्य होते हैं, एक के होने से दूसरा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। अब जैसे कि इसके अंदर यहां पे जो नेक्स्ट है कि मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है, कि मतलब कि कौन सा आप बोल सकते हो कि कौन सा सुपीरियर होगा या फिर कौन सा लोअर होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रधान उपवाक्य क्या है। फिर से और इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान से देखो, इसमें कहा गया है कि मिश्र वाक्य व्यधिकरण योजक। अब व्यधिकरण योजक क्या होता है? जैसे कि जैसे वैसे हो गया, जो सो हो गया, जिसकी उसकी हो गया, जहां वहां हो गया, जब तब हो गया, जैसी वैसी हो गया, आदि तो हो गया, जब तब हो गया। अगर ये ऐसे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास में मिश्र वाक्य हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है कि मां ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। मां ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। समझ रहे हो मेरी बात? कि मां ने कहा था, क्या कहा था? कि शाम को जल्दी आ जाना। फिर सेकंड आता है कि जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। जब मैं घर पे पहुंचा तो वर्षा शुरू हो गई थी। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है। और फिर इसके बाद में आता है अगला जो चैप्टर है वो है हमारा वाच्य। अब देखिए वाच्य तीन तरीके के होते हैं। एक होता है करतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब इसके बाद में जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में करतवाच्य। तो देखिए करतवाच्य क्या होता है? करतवाच्य वो होता है जिस वाच्य में कर्ता में प्रमुखता होती है, कि कर्ता में प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब करतवाच्य होता है। मतलब सिंपल सा ये है, करत में याद रखो कर्ता। अब कर्ता के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट करेगा कि कर्ता का लिंग क्या है, कर्ता का वचन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी क्रिया। तो ये समझ के बहुत ही सिंपल है कि कर्ता के ऊपर अगर कोई डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है तो वहां पे हो जाएगा कर्तावाचक। अब जैसे कि यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए हमें दिया गया, मतलब कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कर्ता के अपने सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ एक भिन्न रूप का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सिंपल से इसको हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि जो करता है वो अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, या फिर एक सकारात्मक वाक्य है, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है कि मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूं। ये मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं फ्रेंच पढ़ और लिख सकता हूं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यह कलाकार फिल्म गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। कि यह जो कलाकार है ना, आप इसको देख रहे हो, ये जो स्टूडेंट है ये एक ही सब्जेक्ट में नहीं सभी स्टूडेंट में बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये क्या होता है? ये होता है करतवाच्य। अब इसके बाद में आता है सेकंड, जो कि है हमारे पास में कर्मवाच्य। अब देखो इसके नाम से ही क्लियर है, इसके नाम से क्लियर है कि इसके अंदर क्या होगा कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, यहां पर कर्म की प्रधानता होगी, कर्ता के अंदर कर्म की मतलब कि कर्ता की प्रधानता होती है, यहां पर कर्म की प्रधानता होगी, तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां हम लोग कर्मवाच्य होता है। मतलब सिंपल सा है कि जहां पर एक आपको याद रखना है कि कर्म की यहां पर प्रधानता होती है। इसके एक ट्रिक बताऊं जिससे कि आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां पे याद रखना कि कर्मवाच्य के वाक्यों में प्राय क्रिया जा का रूप होता है। जैसे कि पढ़ा जाता है, जैसे कि पढ़ते हैं, जैसे कि जाते हैं। तो ऐसे अगर क्रियाएं हैं तो वहां पर जा का रूप जो होता है वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कर्मवाच्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं और उसी के साथ में पुजारी पूजा करता है। अगर ऐसी क्रियाएं हैं तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? ये होगा कर्मवाच्य। और फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है भाववाच्य।
भाववाच्य को थोड़ा ध्यान से समझना। जो आपकी फीलिंग्स होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आपकी और मेरी फीलिंग बताऊं कहां से? यहां से, ठीक है, इधर ही है ना, हाँ, लेफ्ट से मेरे दिल से दिल जुड़ा हुआ है हम लोगों का, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग समझ भी पा रहे हो। अब इसके बाद में आता है भाववाच्य। अब देखिए भाववाच्य को ध्यान से समझो, भाववाच्य की फीलिंग लो। फीलिंग क्या है कि इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है। मतलब कहने का यह है कि यहां पर क्रिया की प्रधानता होगी, कर्ता और कर्म नहीं होंगे। यहां पर जो फीलिंग है उसको ज्यादा इमोशन दिया जाएगा। जैसे कि बेसिकली ये जो होता है, ये होता है मतलब कि इस वाक्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं, जिनके अंदर की नहीं वाले होते हैं, वो ज्यादातर वाक्य इसी में ही होते हैं। एंड भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है? भाववाच्य में सिर्फ। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हमारे पास में कि मरीज से उठा नहीं जाता, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, भावना आएगी ना, मरीज से उठा नहीं जाता। और उसी के साथ में पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। ये समझ रहे हो मेरी बात? तो जिसके अंदर की ज्यादा ही हम लोग ऐसे कर दे कि नहीं किया जाता, तो वो जो होता है यहां पे होता है हमारे पास में भाववाच्य। अब जैसे कि सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। इसमें कहा गया कि पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, कि भैया पर्यटक जो हैं वो हमारी तीर्थ यात्रा करेंगे। तो अब ध्यान से देखो कि की जाएगी, क्रिया देखो कि की जाएगी, तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी क्रिया है उसको देख करके हमने पता लगा लिया कि ये कैसा होगा, ये होगा कर्मवाच्य। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर देंगे, वो देंगे ग ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में पद परिचय। अब देखिए पद परिचय जो है, इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इनसे रिलेटेड ही आएगा। ये जो 8 पॉइंट है ये आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले अगर संज्ञा में आता है तो संज्ञा के अंदर उसके तीनों भेद, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक क्रिया के साथ में क्या संबंध है, ये आपको देखना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर आता है सर्वनाम, सर्वनाम के आपको भेद बताने हैं, पुरुष बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक और क्रिया के साथ में क्या संबंध है। और फिर इसके बाद में अगला आता है विशेषण। विशेषण के अंदर आप बात विशेषता की याद रखेंगे कि विशेषण का भेद कौन सा है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है और उसका विशेष्य क्या है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा क्रिया, क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष। आपको सिंपल सा कुछ भी याद नहीं रखना, फिर चाहे से देखो मैं बताता हूं आपको, ये सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कितना सारा भैया कैसे याद रखेंगे। देखो अगर कुछ भी हो, एक तो उसके भेद, अगर संज्ञा है तो उसका भेद, सर्वनाम है तो उसका भेद, विशेषण है तो उसका भेद, क्रिया है तो उसका भेद। फिर सेकंड उसका कि लिंग क्या है, उसका वचन क्या है और किस तरीके से, मतलब कि जैसे कि सिंगुलर है, प्लुरल है, या फिर आप लोगों के मस्कुलिन है, फेमिनिन है, ये समझ रहे हो ना। इंग्लिश में तुम समझते हो तो इंग्लिश में समझ लो, ठीक है, पर समझ लो उस बात को। और फिर लास्ट के अंदर है कि जैसे कि क्रिया के साथ में उसका क्या रिलेशन है, कि मतलब कि जो हमारी वर्ब है उसके साथ में उसका क्या रिलेशन है, ये आपको उसके अंदर याद रखना है। अब जैसे कि क्रिया विशेषण हो गया तो क्रिया विशेषण में भी आपको क्रिया विशेषण का भेद तथा उसकी विशेषता बताई जा रही है का उल्लेख आपको करना है, कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, कि इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। फिर इसके बाद में आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में भेद और जिन शब्दों या पदों को मिला करके उल्लेख किया जा रहा है वो आपको बताना। अब इसके बाद में करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन, जिससे करके आपको पता लग जाएगा कि यार पद परिचय से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पद परिचय से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम कल दिल्ली जा रहे हैं। अब यहां पर ये दिल्ली है तो क्या है भैया, कैसी एक जगह का नाम है। दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है। तो जब जगह का नाम होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, मतलब कि स्थान के नाम को हम लोग कहते हैं यहां पर जातिवाचक संज्ञा। और ये कैसी है, दिल्ली कैसी है, एक वचन है और पुल्लिंग है, और उसी के साथ में ये क्या है, ये है एक कर्ता कारक है। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से। बस तुम तो ये निकाल लेना, पहला ही निकाल लेना, उससे तुम्हारा हो जाएगा। और उसके बाद में उसके लिंग और वचन निकालोगे तो पूरे अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास में है वो है कि यह बालक बहुत मेधावी है। अब यहां पर यहां पर इसमें मार्क करा गया है कि यह के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यह क्या होगा, यह क्या है, यह एक सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण है जो कि क्या है,
है, एक वचन है, पुल्लिंग है और उसी के साथ में विशेष्य है जो कि है इसका बालक। ठीक है, यह क्या है, एक सर्वनामक विशेषण है, मतलब कि यह जो लड़का दिख रहा है, मैं जानता हूं यह लड़का और लड़की जो है ये बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाला है इस बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो यार, बस ये 2-4 क्वेश्चन और कर लो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अलंकार। अब देखिए अलंकार क्या होते हैं, अलंकार हमें हमारे टीचर ने बताया था कि जैसे कि जो औरतें होती हैं या फिर आप देखते हो कि आप भी है ना तैयार होते हो, आप अलग अलग आभूषण लगाते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी हाथों में कुछ पहनती हैं, कानों में कुछ पहनती हैं, तो क्या होते हैं एक तरीके से उनके आभूषण होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी भाषा है इसके अंदर भी अलंकार होते हैं, जिससे कि हमारी भाषा की जो सुंदरता है वो बढ़ती है। तो वही है यहाँ पर इसके कुछ 6-7 पार्ट है जो कि आपको अच्छे से समझ लेने, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जैसे कि वर्णों के आवर्ती को अनुप्रास कहते हैं, तो यही इसका पूरा सारांश है कि जिसके अंदर बार बार वर्ण रिपीट होते हैं। वर्ण सिंपल से समझो भैया, तुम इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश के अंदर मतलब होता है जैसे कि ए अगर लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, उसी तरीके से अगर हिंदी के अंदर जैसे कि यहां पर है कि तरनी तनुज तथा तमल तरुवर बहु छाए, तो यहां पर आप देख रहे हो कि तरनी का तय, तनुज का तय, तता का तय और तमल का तय, तरुवर का तय, तो यहां पर त त त त त बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होता है, यहां पर होता है हमारे पास में अनुप्रास अलंकार। फिर इसके बाद में अगला आता है वो आती है यमक अलंकार। यमक अलंकार को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जिस जगह पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, कि एक शब्द है लेकिन एक से बार अधिक बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, या उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है कि काली घटा का घमंड घटा, तो यहां पर जो शब्द है वो है घटा, 2 बार यूज में लिया गया है। तो एक ऐसी जगह है जहां पर कि 2 शब्द को यूज में लिया जाए लेकिन उनका अलग अलग हो। तो यहां पर जो सबसे पहले ना काली घटा बोला गया है बादलों को। फिर सेकंड में कहा गया है कि का घमंड घटा, अब घटा मतलब वो दूसरे वाला नहीं, अब यहां पर घटा का मतलब दूसरा, घटा का मतलब क्या है कि जैसे कि लेस हो जाना, कि मतलब उसका घमंड टूट गया, तो ये होता है यहां पर काली घटा का घमंड घटा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अलंकार आता है वो आता है श्लेष अलंकार। अब देखो आप दोनों के अंदर कंफ्यूज हो गई, यमक के अंदर और श्लेष के अंदर, तो इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, श्लेष को बोला जाता है चिपका हुआ या फिर मिला हुआ। और यहां पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जब एक ही शब्द के हमें विभिन्न अर्थ मिले तो उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया पीछे यमक में भी तो यही था कि वहां पर जो घटा था 2 जगह पर थी लेकिन उसका वर्ड अलग अलग था, लेकिन यहां पर ध्यान से देखना, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है कि रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, और पानी गए उबरे मोती मानस चुन। अब देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब है विनम्रता से, रहीम कहते हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्र पानी होना चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट में है कि रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सून। अब सेकंड में क्या होता है कि पानी का दूसरा अर्थ है तेज या चमक, रहीमन कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई भी मूल्य नहीं है। अब इस बार क्या बोल दिया, पानी को किसके साथ में कर दिया, तेज चमक के साथ में, जो कि मोती से कर दिया गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इसका जो तीसरा अर्थ यहां पे कहा गया है कि पानी का तीसरा अर्थ है जल से, जिसका आटे और चून से जुड़ करके दर्शाया गया है। जैसे कि आटा और चून मिल जाता है ना, चून मतलब आटा। एंड रहीम यहां पर कहते हैं कि जिस तरह से आटे का असी तत्व पानी के बिना नम्र हो जाता है और मोती का मूल्य आभा के बिना हो जाता है, उसी तरीके से, अब यहां पर ध्यान से देखो, सभी को अलग अलग कंपेयर करा गया, सभी का अलग अलग मतलब निकल रहा है, शब्द एक ही है लेकिन उसका अलग अलग मतलब निकल रहा है। लेकिन वहीं पर पीछे क्या हो रहा था कि शब्द 2 बार हैं, उनका मतलब अलग अलग है, इनका मतलब अलग अलग है लेकिन ये एक बार ही है। एक जो हमारा है, बोल सकते हैं क्या है, ये एक सेंटेंस के अंदर एक बार है, सेंटेंस नहीं होगा, आई थिंक कि एक पद के अंदर एक बार होगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार
अलंकार होता है कि एक ऐसा अलंकार जिसके अर्थ से यहां पर क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं अर्थ अलंकार। दूसरे शब्दों में, जबकि किसी वाक्य छंद से अर्थ के आधार पर सजाया जाए तो उसे हम लोग अर्थ अलंकार कहते हैं। अब इसके बाद में जो अगला अलंकार आता है वो आता है रूपक अलंकार। अब देखिए रूपक अलंकार के क्या कहा जाता है, रूपक अलंकार में हमसे कहते हैं कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, मतलब कि उपमेय और उपमान को बता दिया जाएगा, इसका मतलब यह है कि जो उपमेय है उसको कहा जाएगा कि वैसा ही उपमान है, और उसके आगे है कि उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए तो वहां पर हम लोग इसे कहते हैं रूपक अलंकार। दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। जैसे कि सेंटेंस आप इसके अंदर देखो, इसका जो है यहां पे वो ये है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने जो पाया है राम रतन धन पाया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि उपमेय और उपमान के अंदर आप अभिन्नता नहीं दर्शा रहे हो, उपमेय और उपमान एक जैसे हैं। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बताया गया है, राम रतन उपमेय पर है और धन उपमान का आरोप है। राम रतन क्या है यहां पर, यह है उपमेय, और धन जो है वो है उपमान है, एवं दोनों में अभिन्नता है। और यहां आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्न दर्शाया जा रहा है। हम जानते हैं कि अभिन्नता दर्शाई जाती ही है जहां रूपक अलंकार होता है, जहां पर अभिन्नता मतलब कि ऐसा अलग हो ही नहीं सकते, तो वहां पर हम लोग बोल देंगे रूपक अलंकार होगा। फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि जब समानता होने के कारण, जब समानता है उसी के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए, यहां पर कल्पना की जा रही है लेकिन वहां पर क्या किया जाता था, एक जैसा ही मान लिया जा रहा था, या संभावना हो तो वहां पर हम लोग उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। अब इसकी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि यदि पंक्ति में मनु जनु जनहु जानू मानहु मानो निश्चय इव जो आदि शब्द अगर आते हैं तो यहां पर होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास में ये है कि ले चला साथ में कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो आप देखो यहां पर ध्यान से इसका हम लोग इसका जब इसका मीनिंग समझेंगे, यहां पर दिया गया है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कनक का अर्थ है धतूरा, कवि कहता है, यहां पर देखो कि यहां पर ये मान रहा है कि ऐसा हो जाए, तो यहां पे उसी के अंदर होता है कि वह धतूरे को ऐसे लेकर के चल रहा है जैसे कि कोई भिक्षुक सोना लेकर के जा रहा हो। यहां पर बेसिकली कंपैरिजन होता है दो के बीच में कि ऐसा हो रहा होगा। और इसके बाद में आता है सिक्स्थ, जो कि हमारे पास में अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है कि जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा करके किया जाए, कि आप बहुत बड़ा चढ़ा करके किसी की तारीफ कर रहे हो, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका सिंपल से आपको मतलब समझाऊं, जहां पर कि आपको लगे ना कि यार बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, कि कोई लंबी लंबी फेंक रहा है, भाई साहब मेरे पास में ऑडी BMW मर्सिडीज है लेकिन आता वो साइकिल पे ही है, तो ऐसे अगर फेंकने वाली बातें हैं तो वहां पर क्या होता है, वो होता है अतिशयोक्ति। अब देखो इसका एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया गया है कि आगे नदियां खड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। यहां पर है कि आगे खड़ी है नदियां पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, कि राणा का सोचना खत्म नहीं हुआ, उससे पहले चेतक वहां पर पहुंच गया। तो कितनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है। तो ऐसे जो होते हैं वहां पे हम लोग बोलते हैं, ऐसी पंक्तियों में हम लोग बोलते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर इसके बाद में आता है मानवीयकरण अलंकार। तो मानवीयकरण अलंकार में हम लोग कहते हैं कि जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए, निर्जीव चीजों में सजीव होने को दर्शाया जाए, तब वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे कि सिंपल से हम लोग कई बार कह देते हैं ना कि तू गधे जैसा है, ये बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई एक इंसान जीवित है, उसको हम एक निर्जीव चीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है मानवीयकरण अलंकार। देखो यहां पर ध्यान से इसका एग्जाम्पल देखो, यहां पर है कि फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो मतलब बेसिकली फूल हंसते हैं क्या, फूल नहीं हंसते, तो इसीलिए यहां पर क्या हो गया मानवीयकरण अलंकार। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो।